Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of December 2020. तो आज है तारीख 13 दिसंबर 2020। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइस अगर आप लोग को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर डेली बेसिस पे आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर भी मिल जाता है वहां पे, जिसका आप अगर सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। ओके, वो सारी चीज़ आपको फ्री मिलती हैं। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जाकर जरूर ज्वाइन करना। नाउ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, अपना आप सपोर्ट दिखा सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, जिस तरीके से आप लोग अभी तक अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे और आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 1 के ऊपर। सबसे पहले इंडिया की अपनी फर्स्ट इंडिजीनियस बनाई हुई एमआरएनए वैक्सीन के बारे में बात करी गई है, तो इसके बारे में देखेंगे ये एमआरएनए वैक्सीन है क्या, और थोड़ा बहुत इसके बारे में आप लोगों को एक्स्ट्रा जानने को मिलने वाला है। नाउ इस आर्टिकल को हम लोगों ने ऑल इंडिया रेडियो न्यूज से लिया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हेल्थ का टॉपिक कहाँ पे आता है आप लोग को मालूम होना चाहिए जीएस पेपर 2 के अंदर में। नाउ यहाँ पर वैक्सीन का नाम है एमआरएनए। यहाँ पे एक वर्ड के ऊपर ध्यान रखना, HGCO19। ओके, तो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस एमआरएनए वैक्सीन कैंडिडेट को यहाँ पर क्या हुआ, अप्रूवल रिसीव कर चुका है, वो उसे अप्रूवल दे दिया गया है। यह अप्रूवल इस कैंडिडेट को किसने दिया, इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है इस कैंडिडेट को कि क्लिनिकल ट्रायल करा जाए, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल करा जाए, यानी इस वैक्सीन का जो है ट्रायल देखा जाएगा कि कितनी इफेक्टिव है ये वैक्सीन। अगर हम बात करें ये जो नोवल एमआरएनए वैक्सीन कैंडिडेट है HGCO19 इसका नाम है, ये डेवलप करा गया है, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट नेम है वैक्सीन का। ये वैक्सीन डेवलप करी गई है जिनोवा जो कि पुणे के अंदर में है, इसके द्वारा। इसको सपोर्ट किसने दिया, सपोर्ट दिया है INDCEPI मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको सपोर्ट करा, और आपस में इन लोगों ने मिलकर इस वैक्सीन को डेवलप कर लिया है। नाउ जो ये एमआरएनए वैक्सीन है यहाँ पर ये कॉन्वेंशनल मॉडल को इस्तेमाल नहीं करती, यानी कि देखो ज़्यादातर वैक्सीन क्या होती हैं, आपका इम्यून रिस्पॉन्स को एकदम से बढ़ा देती हैं। ठीक है, आपको मालूम होगा किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर इम्यूनिटी अच्छी है उसकी तो उसे बीमारियां कम लगती हैं। ओके, तो वैक्सीन भी क्या काम करती है, इम्यून रिस्पॉन्स को बहुत तेजी से इंक्रीज कर देती है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात इसका काम ये नहीं है, तो इसका काम यहाँ पर ये वैक्सीन जो है इस इम्यून रिस्पॉन्स को हाई नहीं कर पाती है, बट क्या करती है ये बहुत सारे मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस देती है कि जो प्रोटीन है, एक आप कह सकते हो डिफेंडेबल प्रोटीन है बॉडी के अंदर, उसको बनाया जा सके, और एक सिंथेटिक आरएनए ऑफ द वायरस के थ्रू। मतलब कि है क्या यहाँ पर, ये इम्यून रिस्पॉन्स को हायर नहीं करती, ये क्या काम करती है, एक इंस्ट्रक्शन देती है किसे, आरएनए। ठीक है, कि आरएनए को इंस्ट्रक्शन देती है कि यहाँ पर जो प्रोटीन है उसको बिल्डअप करा जाए, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर एक प्रोटीन बिल्डअप करा जाए जिससे कि यहाँ पर वो किसी डिजीज से लड़ सकेगा। तो ये जो एमआरएनए बेस्ड वैक्सीन है ये सफिशिएंटली एक आइडियल चॉइस होने वाली है, एक आइडियल चॉइस है जिससे कि हम लोग इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ पाएंगे। और बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये वैक्सीन है ये काफ़ी हद तक सेफ बताई जा रही है और नॉन इन्फेक्शियस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका नेचर काफ़ी बढ़िया है। तो देखेंगे आने वाले टाइम पर हम लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 2 के ऊपर। इस आर्टिकल को हम लोगों ने डीडी न्यूज से लिया है, कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कल्चर कहाँ पे आता है बेटा, जीएस पेपर 1 के अंदर, याद रखना। अब इस आर्टिकल में बात करी जा रही है हमारे एक महान हस्ती की। अब यहाँ पर एक महान हस्ती, उनका नाम क्या है, सुब्रमण्या भारती। आप इनका पिक्चर देखो यहाँ पर, इनके ऊपर हमने आज का थंबनेल भी बनाया है क्योंकि भाई ऐसे लोग दिल में छा जाते हैं। अगर हम बात करें जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यहाँ पर क्या करा, एड्रेस करा ये इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020। यहाँ पर क्या हुआ, श्रद्धांजलि पे करी हमारे इनको, ठीक है, इनका भारतीयार कहते हैं यहाँ पे, भारतीयार जी को इनकी जयंती के ऊपर क्या करा, श्रद्धांजलि दी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जयंती मनाई गई थी। ओके,
ये जो जयंती है, ये जो फेस्टिवल है, ये ऑर्गेनाइज करा गया किसके द्वारा? वनविल कल्चर सेंटर के द्वारा यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज करा गया, ताकि जो हमारे सुब्रमण्य भारती जी हैं, इनका 138वां बर्थ एनिवर्सरी हम लोग मना सकें। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल देखने को मिलेगा। जो सुब्रमण्य भारती जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1882 में और इनकी डेथ हो गई थी 1921 में। ये एक तमिल पोएट थे, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, तमिलनाडु की साइड से। अगर हम बात करें, ये भारतीयार के नाम से जाने जाते थे, महाकवि भारती के नाम से जाने जाते थे। महाकवि क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा एक तमिल पोएट भी थे ये। ओके, और यहाँ पर इन्हें वन ऑफ द पायनियर बोला जाता है तमिल लिटरेचर का। तमिल लिटरेचर का एक महारत है, इनको महारत हासिल थी तमिल लिटरेचर में। ओके, ये नोंदी चिंदू का इस्तेमाल करते थे। अब ये नोंदी चिंदू क्या होता है, आगे हम बात करेंगे। नोंदी चिंदू का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर, जब भी ये कोई कविता वगैरह लिखते थे, उसके अंदर नोंदी चिंदू का इस्तेमाल करते थे। अगर हम बात करें इनकी पोइट्री की, तो ज्यादातर जो इनकी पोइट्री है उसके अंदर पॉलिटिकल रिलेटेड चीजें देखने को मिलती थी, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती थी, सोशल चीजें रिलेटेड देखने को मिलती थी, वेमेन, दलित एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल थीम्स, ये सारी चीजें इनकी पोइट्रीज के अंदर हम लोगों को देखने को मिलती थी। नाउ बढ़ेंगे आगे और यहां पर हम लोग देखेंगे ये चिंदू का मतलब है क्या, ये नोंदी चिंदू था क्या। क्योंकि जो ये तमिल पोएट हैं, इनके सबसे ज्यादा काम क्या होता है, इनके जो वर्किंग थीम में सबसे ज्यादा ये क्या करते थे, नोंदी चिंदू का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो चिंदू वर्ड है, इसको हम लोग कपलेट कहते हैं, यानी जो कपलेट और पोयम होती है उसको हम लोग चिंदू बोलते हैं। तो ये इसका इस्तेमाल करते थे। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी सारी टाइप्स के चिंदूस होते हैं। जो नोंदी चिंदू होता है, इसका मतलब है नैरेटर या फिर जो अनाउंसर है, वो फोल्क ड्रामाज और इवेंट में ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको हम लोग नोंदी कहते हैं। तो इस टाइप की जो लिटरेचर ये लिखते थे। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे। यहां पर एक और आर्टिकल आता है और इस आर्टिकल को पीआईबी से लिया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हेल्थ कहां पे आता है? जीएस पेपर 2 में। एक कैंपेन चलाया गया है हमारे द्वारा, इंडिया के द्वारा। उस कैंपेन का नाम क्या है? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, यानी कि वाह, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। आधा घंटा आप एक्सरसाइज करोगे तो ये आपके लिए फिटनेस का डोज रहने वाला है। तो ये कैंपेन है। अब बेसिकली ये न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि इस कैंपेन की तारीफ करी है किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। डब्ल्यूएचओ ने अपलॉड करा इंडिया को फॉर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन के लिए। अब हम बात करेंगे इस कैंपेन के बारे में। जो ये कैंपेन है, इसको लॉन्च करा गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड फिट इंडिया मूवमेंट। आप लोगों को मालूम होगा, हम लोगों ने फिट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करा था, उसी के तहत हमने इसको भी लॉन्च करा था, इस कैंपेन को भी। और ये सब करा किसके द्वारा गया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के हमारे अफेयर, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर कौन कौन है? श्री किरेन रिजिजू, ठीक है। ये दिसंबर 1 को इनके द्वारा ये सारी चीज़ें करी गई हैं। नाउ अगर हम बात करें, जो ये कैंपेन है, इसने बहुत ज़्यादा अपना, आप कह सकते हो कि नाम कमा लिया है, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, राइटर्स, डॉक्टर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं और ये लोगों को उत्साह रहे हैं, लोगों को अर्ज कर रहे हैं कि सारे इंडियंस जो हैं एक बेसिक मंत्र फॉलो करें 30 मिनट का। 30 मिनट आकर रोज एक्सरसाइज करें, फिटनेस फिट रहने के लिए हर रोज यहाँ पे 30 मिनट अपने लिए निकालें। तो ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे कवर करी गई है इसके अंदर। ओके, नाउ आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अगेन पीआईबी से लिया गया है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो पॉलिटी गवर्नेंस कहाँ पे आता है बेटा? जीएस पेपर 2 के अंदर में आता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर ई कोड्स के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक कोड्स के बारे में। ई कोड का सिस्टम हम लोग बहुत पहले से ही लाने की सोच रहे थे। काफ़ी हद तक हम लोगों ने ई कोड्स डेवलप करी हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने बहुत सारे जो कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, उनमें हम उसको हमने कंप्यूटराइज करा है, ठीक है। कंप्यूटर वाले सिस्टम लेकर आए हैं उसके अंदर। बट आगे और भी हम लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड-19 में कोई यहाँ पे न्यायालय वगैरह खुले नहीं, कोर्ट्स हमारे खुले नहीं, तो ज़्यादातर काम और ज़्यादातर केसेस जो हैं वो ऑनलाइन निपटाए जा गए हैं और निपटाए जा सकते हैं। और अगर निपटाए जाएंगे ऑनलाइन तो काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो उसी के लिए जिक्र करा गया है ई कोर्ट का। तो एज मैनी एज 2927, यानी कि 2927 कोड जो है यहाँ पर ये कनेक्ट कर लिए गए हैं किससे? वाइड एरिया नेटवर्क से। यहाँ पर इनको ई कोड के प्रोजेक्ट के अंदर में इसको डेवलप करा गया, ई कोड बनाए गए हैं इनको। इनके अंदर कंप्यूटराइज का सिस्टम लाया गया है। जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव करा था कि भाई कंप्यूटराइजेशन करा जाएगा 14,249 डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को।
ठीक है। ई कोड हम पहले सबसे पहले हमने 2007 से लेके 15 तक ई कोड फेज 1 प्रोजेक्ट लेकर आया था हम लोग ने, और उसमें तय किया था कि जो कोड्स हैं 14,249 जो कोड्स और डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम लेकर आएंगे। जो ये ऑब्जेक्टिव है ई कोड प्रोजेक्ट का, ये एक बहुत ही बढ़िया सर्विस देने वाला है लिटिगेंट्स को, और देता भी है लॉयर्स को, जुडिशरी को एक कंप्यूटराइज सिस्टम मिल जाता है, उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहती है इन लोगों के पास, काफ़ी बेहतरीन बेनिफिट भी इन लोगों को मिलते हैं। ओके नाउ अगर हम बात करें तो ऐसे ही यहाँ पे फेज 1 फेज 2 लेकर आए हम लोग। फिर 2015 में हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट सेट किया जिसमें हम लोगों ने डिसाइड किया कि 1,670 करोड़ रुपए लगाने के बाद 16,845 कोड्स को कंप्यूटराइज करा जाएगा, इनको भी ई कोड के अंदर कन्वर्ट करा जाएगा। बेसिकली यहाँ पर यही कहना है, ई कोड से बहुत ज़्यादा फायदे हैं और ई कोड होना भी चाहिए। जैसे आज के टाइम पर कोविड-19 है तो उसके लिए हमें ई कोड की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। ओके नाउ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, ये इसका आर्टिकल को हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ज्योग्राफी कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 1 में, याद रखना। अब यहाँ पर एग्जैक्टली बात हो रही है एक समिट की, सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, SMDS, जो 9th एडिशन है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का, देहरादून में वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे याद रखना ये 9th एडिशन है, इससे पहले 8th एडिशन हो चुके हैं, अब ये नवा एडिशन जो है चालू हो चुका है देहरादून में। अब यहाँ पर होता क्या है बेसिकली, ये जो समिट है, ये जो मीटिंग है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव, यहाँ पे IMI इसको ऑर्गेनाइज करता है। 4 दिन का ये लंबा समिट होने वाला है और इसमें क्या होगा कि ज़्यादातर इश्यूज़ को चाहिए, जो कि इंडियन हिमालयाज़ है ना, जो हमारे हिमालयाज़ हैं वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेशन को लेकर, पानी की क्या प्रॉब्लम है, क्लाइमेट की कैसी कैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, फार्म सेक्टर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कृषि क्षेत्र से रिलेटेड क्या क्या दिक्कतें हैं, इन सब के ऊपर बात करी जाती है इस समिट में। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने के बाद जो उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है उसके ऊपर IMI क्या करता है, उसको परस्यू करता है और आगे बढ़ता है। डिस्कशन करने के बाद ये काफ़ी सारी डिबेट वगैरह होती हैं, तो जो भी सॉल्यूशन निकल के आता है और उसको क्या करेगा IMI, दैट इज इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव, ये आगे लेकर जाता है इसको और कहता है कि हाँ यहाँ पर इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। नाउ आगे बढ़ेंगे। अब की बार का जो थीम है, देखो हर बार जो ये समिट होता है उसका कोई ना कोई विषय होता है, कोई ना कोई थीम होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस बार का जो थीम है इस साल का वो है एमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग अ रेजिलिएंट पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी, एडेप्टेशन, इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। मीन्स क्या है, कोविड-19 के चलते हुए यहाँ पे जो माउंटेन हैं उनकी इकोनॉमी को बढ़ा के करना, इनकी इकोनॉमी की सुरक्षा करना, उनके नए नए इनोवेशंस लेकर आना, नए नए आविष्कार करना, ठीक है, एक्सेलरेशन करना, काफ़ी तेज़ी से आगे लेके चलना, प्रमोट करना उन सब चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ का काम होया जा रहा है कि जो इंडियन हिमालयाज़ हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो सके, उसलिए ये समिट करवाई गई है। अगर हम बात करें, ये नवा एडिशन है और जो इसका फर्स्ट एडिशन है ये ऑर्गेनाइज करा गया था 2011 में नैनीताल में। और याद रखना ये फर्स्ट एडिशन नैनीताल में हुआ और नवा एडिशन कहाँ पे हुआ है? देहरादून में स्टार्ट हो चुका है। ओके नाउ बढ़ेंगे आगे, आएंगे लास्ट आर्टिकल के ऊपर। इस आर्टिकल को ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ से लिया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इकोनॉमी कहाँ पे आता है? जीएस पेपर 3 के अंदर में। नाउ यहाँ पर डिस्कशन करा गया है RTGS के बारे में। RTGS की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। अभी देखो आप लोगों को मालूम होगा हमारे पास NEFT का सिस्टम है, RTGS का सिस्टम है, बट यहाँ पे क्या था, NEFT का सिस्टम हमारे पास यूज़ कर रहे थे हम लोग ऑल टाइम, ठीक है, पूरे के पूरे 24 घंटे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो NEFT को। बट RTGS पर रिस्ट्रिक्शंस थी, RTGS हम पूरे 24 घंटे इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। नाउ अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया है कि जो RTGS की फैसिलिटी है, ये बेसिकली है क्या RTGS, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम है। ओके तो ये जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम है, RTGS फैसिलिटी है, ये अब अवेलेबल रहने वाली है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया। ये अवेलेबल रहेगी राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मतलब ऑल डे ऑल नाइट यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। आप जब चाहे पैसा ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू RTGS। ओके तो यहाँ पे ये December 14 से 14 दिसंबर से ये सारी चीज़ें आने वाली हैं, वर्किंग में आ जाएगा। नाउ यहाँ पर आप लोग देखोगे, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो इजीली। यहाँ पर आप देखो ये RTGS का मतलब बताया गया है।
जो ये टर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, इसका मतलब है फंड ट्रांसफर सिस्टम, यानी कि जो आप पैसा ट्रांसफर करते हो उसका लिए यहाँ पर एक सिस्टम को बनाया गया है आरटीजीएस। ऐसा ही हमारा एक एनईएफटी भी है। नाउ मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछूंगा, एनईएफटी की फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे क्या है। आरटीजीएस की मैंने बताई दी। तो ये जो फंड ट्रांसफर सिस्टम है ये अलाउ करता है बहुत तेजी से आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो मनी को, यानी कि आपको इंस्टेंट ज़रूरत है तो तुरंत ट्रांसफर करो। आप बहुत ज़्यादा अमाउंट, एकदम से हैवी अमाउंट आप ट्रांसफर कर सकते हो तुरंत ही, बहुत ही इंस्टेंटली। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये, काफ़ी सारे पेमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, यानी आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपने ट्रांसफ़र मान लो कर ही दिया, एक फाइनल हो जाता है और आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। ये इर्रिवोकेबल होता है। ओके, सॉरी गाइस, यहाँ पे रिकवर बोल दिया मैंने, इर्रिवोकेबल होता है। तो यहाँ पर आप लोग इसे वापस वोकेब नहीं कर सकते। तो गाइस यहाँ पर ये इस तरीके का सिस्टम है और बहुत ही इंस्टेंट पेमेंट होती है, बहुत तेज़ी से आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। जैसे अर्जेंट काफ़ी अमाउंट की ज़रूरत है किसी को, तो आप तुरंत ही इंस्टेंटली कर दो और वो अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू आरटीजीएस। ऐसा ही हमारा एक एनईएफटी है। तो एनईएफटी का नाम आप फुल फॉर्म नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से कल। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।